उनके बेटे की शादी एक लालची लड़की सलोनी से हो जाती है, जो हर समय पैसों की लालच में रहती है। सुनो जी, कल किटी पार्टी में मुझे किटी सेट लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। महीने में इतनी पार्टियों में जाती हो, अब हर पार्टी के लिए अलग गहने चाहिए क्या? हाँ तो आप क्या चाहते हैं, वही घिसे पिटे कपड़े पहनती रहूं? वहाँ मेरी सब सहेलियां होंगी, नए कपड़े पहन के आएंगी, और मैं वही पुरानी साड़ी और गहने। कितनी बार कहा है अपनी बराबरी वालों से दोस्ती रखा करो। आजकल इस महंगाई में तो या तो प्याज ले लो या गहने। आप तो बस मुझे ही सुनाते रहना, कभी अपनी आमदनी बढ़ाने का सोचना भी मत। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है, तो वो गहने जो आपको अपने घर से मिले हैं ना, है वो मुझे दे दीजिए। गहने? हाँ, गहने। आप तो ऐसे हैरान हो रही हैं जैसे जान मांग ली हो आपकी। हाँ हाँ, अब वही कसर बाकी है, वो भी पूरी कर देना एक दिन। आप ना ज्यादा मत बोलिए। एक तो ऐसा लड़का गले बांधा है जो अपनी पत्नी को ढंग के गहने भी नहीं लाके दे सकता। अरे अब तक तो अपने दहेज के कपड़े और गहने पहन के काम चला रही हूँ, और ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हमारे जमाने में बहुएं अपनी सास को गहने रखने को देती थी, और ये बहू अपनी सास से गहने मांगने लगी। क्या जमाना आ गया है। सलोनी के इस लालची बर्ताव से सब घर वाले परेशान थे कि तभी सलोनी की दोस्त शिल्पा घर में आती है। कहने को तो शिल्पा भी अमीर घराने की बहू थी, मगर बहुत ही सुलझी हुई और समझदार थी। नमस्ते माँ जी, सलोनी घर में है? नहीं बेटा, वो तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई है। ओहो, अच्छा। क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी उदास लग रही हैं। क्या बताऊं बेटा, सलोनी के नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नखरे? कैसे नखरे माँ जी? बस यही, कभी नए गहने चाहिए, कभी नए कपड़े। अब तू तो घर के हालात जानती है ना, मुश्किल से मुकुल कमा के लाता है और ये सब इधर उधर ऐसे ही उड़ा देती है। घर में तो कोई ध्यान ही नहीं है इसका। अरे तू ही बता, ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या फिर ये सब दिखावट का सामान है? जरूरी तो रोटी ही है माँ जी, मगर ये बात सलोनी को अच्छे से समझानी होगी। अच्छा, वो कैसे? अब मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा ही करना होगा, फिर देखिएगा सलोनी कैसे लाइन पर आती है। अगले ही दिन शिल्पा अपने घर से बहुत सारे कपड़े, हीरे और जवेरात सलोनी की सास को देती है और उनके घर से सब अनाज, बिस्तर, बर्तन अपने घर ले आती है। जब सलोनी अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाकर घर वापस आती है, तो अपनी अलमारी में इतने सारे गहने और कपड़े देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ जी, ये इतना सारा सोना और इतने सुंदर कपड़े, ये सब कहाँ से आए माँ जी? ये सब तेरे लिए तो है बहू, जा जी ले अपनी जिंदगी। सलोनी एक सुंदर सी साड़ी और खूब सारे गहने पहनकर घर में घूमने लगती है। कुछ देर बाद वो रसोई में पानी पीने के लिए जाती है तो देखती है कि पानी की बोतल्स खाली है। इतना ही नहीं, घर के राशन की जगह बर्तनों में सोना और चांदी भरा हुआ है। अरे माँ जी, हमारे घर का राशन कहाँ गया? कौन सा राशन बहू? हमारे बर्तन, राशन, इतना सारा फर्नीचर, कुछ भी तो नहीं है माँ जी। अरे बहू, कितनी भोली है तू, मैंने सब बेच दिया और तेरे गहने ले लिए। अब जितने चाहिए उतने पहन, बदल बदल के पहन, और बता अपनी सहेलियों को कि कितनी अमीर है तू। मगर माँ जी, जिंदा रहने के लिए तो अनाज खाना पड़ेगा ना। इतने में ही शिल्पा उनके घर आ जाती है। तो जब ये बात माँ जी तुझे समझा रही थी, तो तेरी अकल क्या घास चने को निकली थी?
देख सलोनी, अपनी इच्छाएं किसी और पे थोपना अच्छी बात नहीं है। और अगर तुझे लगता है कि मुकुल की तनख्वाह में तेरा गुजारा नहीं चलता तो खुद काम करना चालू कर दे। इससे पैसे भी आ जाएंगी और तेरी जरूरतों का खर्चा भी निकल जाएगा। सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो शिल्पा। और सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके प्यार को पैसे से नहीं तोलना चाहिए था और आपकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए थी। माफी की तो कोई बात नहीं है बहू, अब सोना ही पका और सोना ही खा। ये बोलकर दोनों आपस में हंसने लगती हैं। शिक्षा, हमें अपनों के प्यार को पैसों में नहीं तोलना चाहिए और जितना भी है उतने में ही खुश रहना चाहिए। साधना और दिनेश के घर एक और बेटी हुई थी। अब घर में 3 बेटियां थीं। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन दिनेश के माता पिता जरा भी खुश नहीं थे। उन्हें दुख था कि बहू को अब तक एक भी बेटा नहीं हुआ। पहले ही 2 बेटियां होने की वजह से साधना बहुत ताने सुनती थी। अरे बेटा, घर का कुल दीपक होता है, पर तुमने तो घर में अंधेरा ही कर रखा है। एक बेटा पैदा नहीं हो रहा तुमसे। बहू, तुम तो बेटियां बनाने की फैक्ट्री हो। 1 दर्जन बेटियां नहीं चाहिए हमको, 1 बेटा दे दो बस। मेरे हाथ में थोड़ी ना है, भगवान जो दे रहे हैं उसे प्यार से क्यों नहीं ले लेते आप लोग? बेटियों में क्या कमी है? यही कमी है कि बेटी कभी बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकती। आप खुद भी तो किसी की बेटी हैं सासू माँ, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन सास ससुर पर बहू की किसी बात का कोई असर नहीं होता। तीसरी बेटी होने की खुशी में दिनेश और साधना घर में सूरज पूजा रखने की सोचते हैं। माँ, सूरज पूजा हो रही है नई बच्ची के लिए। पूजा और खाने का सामान तो ले आए, कुछ और लाना है क्या बाजार से? एक बेटा ले आ, हो सके तो। बहू से तो नहीं हो रहा। हाँ, अपने पोते के साथ खेल लूंगा तो आराम से स्वर्ग जा सकूंगा। आपको लगता है कि आप मुझे ऐसे ताने मार के मेरी बच्चियों से नफरत करके स्वर्ग जाएंगे? बहू, जुबान बहुत लंबी हो गई है तुम्हारी। अरे ज्यादा चलाओगी तो काट देंगे। हाँ माँ, बाबूजी, आप उसे ताने मत मारिए, उसकी क्या गलती है? अगर बेटा नहीं हो रहा तो उसमें उसका क्या दोष है? देख बेटा, संभल जा, 3 बेटियां हो चुकी है। अगर वो बहू पे चली गई तो तेरा जीना हराम कर देगी। दिन रात आपकी सेवा करती हूँ, घर मंदिर जैसा साफ रखती हूँ, लेकिन आपको बस यही दिख रहा है कि मुझे बेटा नहीं हो रहा। अरे बेटा होता तो बेटा भी तो दिखता ना। दिनेश और साधना सब सुन के भी चुप रहते हैं और सूरज पूजा की तैयारियां करते हैं। लेकिन साधना के सास ससुर किसी और ही तैयारी में लगे होते हैं। दीनालाल की बेटी है ना, वो अच्छी रहेगी। हाँ, सही कह रहे हो आप। चलो आज ही बात करने जाते हैं। सास ससुर पूजा में शामिल नहीं होते और घर से बाहर कहीं चले जाते हैं। पूजा खत्म होने के बाद जब दोनों घर लौट कर आते हैं तो दिनेश पूछता है, अरे कहाँ थे आप लोग? अपनी पोती की सूरज पूजा में तो शामिल होना चाहिए था। हाँ, एक बार इस बच्ची को गोद में तो उठा लीजिए आप लोग। अब बेटे, दिनेश तुम हमारे साथ चलो, एक बात करनी है। कहो ना, क्या बात करनी है माँ? यहाँ नहीं करेंगे, एक कमरे में चलते हैं, तुम, मैं और तुम्हारी माँ। दिनेश और साधना कुछ समझ नहीं पाते और दिनेश अपने माँ बाप के साथ एक कमरे में चला जाता है। देखो बेटा, थोड़ा अजीब लग रहा है बोलते हुए, पर देखो, जैसे तुम हमारे बेटे हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि तुम्हारा भी एक बेटा हो जिससे तुम बहुत प्यार करो। प्यार तो मैं अपनी बेटियों से भी करूँगा ही ना। हाँ हाँ करना, पर बेटा बेटा होता है। जैसे तुमने हमें कमा के खिलाया है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने हो, वैसे तुमको भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अरे लड़कियां भी पढ़ लेंगी तो कमा के खिला देंगी, जमाना आगे बढ़ चुका है माँ। अरे बेटा, तुम समझ नहीं रहे हो, लोग 4 तरह की बातें करेंगे कि सब कुछ है, बस बेटा नहीं है। तो सब कुछ तो है ना, बस एक बेटा ही तो नहीं है ना। देखो, सीधे सीधे बात करती हूँ, बहू की कोख से बेटा नहीं हो रहा है और हम चाहते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? हाँ, हम एक लड़की भी देखा आए हैं, बहुत सुंदर है। और साधना का क्या होगा माँ? साधना
इससे तो किसी तरह छुटकारा पा ही लेंगे। बस तुम एक बार शादी के लिए हाँ कर दो, फिर बेटा मिल जाएगा इस घर को। दिनेश वहाँ से उठकर चला जाता है और साधना के पास जाकर कहता है, साधना, तुम अपना सारा सामान बांध लो और मायके की तैयारी कर लो। पीछे खड़े दिनेश के माता पिता सुनते ही खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दिनेश अभी से साधना को मायके भेज रहा है। पर क्यों? माँ और पिताजी मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या क्या बोल रहे हो? हाँ, तुमसे तो बेटा नहीं हो रहा ना। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप भी इन लोगों की तरह हो गए हैं? क्या जादू कर दिया है इन्होंने आप पर? अब घर में नई बहू आएगी। साधना रोने लगती है। दिनेश उसे रोते हुए देखकर कहता है, रोना बंद करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि घर में एक नई बहू आ जाए तो लाने दो, लेकिन इस घर से इनका एक बेटा यानी कि मैं आज विदा हो जाएगा। बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? अकल आ गई है माँ। आपको बेटा चाहिए ना, जो है उसमें संतोष नहीं है, तो जिसके होने से संतोष नहीं है वो घर में क्यों रहे। हम सब जा रहे हैं ये घर छोड़कर। और रही बात दूसरी शादी की, तो साधना को छोड़ के किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। नई बहू ले आइए, और बेटा बाजार में मिलता हो तो उससे भी मंगवा लीजिए, पर हम जा रहे हैं। माँ पिताजी गिड़गिड़ा के दिनेश को रोकते हैं, लेकिन वो साधना और बच्चियों के साथ चला जाता है और जाते जाते रुक जाता है और कहता है, मैं आप लोगों के खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करूँगा, और आपकी देखभाल के लिए एक नौकर भी। माँ पिताजी रोने लगते हैं। साधना की सबसे बड़ी बेटी उनके पास जाकर उनसे गले लग जाती है, मगर दिनेश उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है। बहू से बेटा पाने के लालच में माँ और पिताजी अपने बेटे को भी खो देते हैं। जयपुर की रहने वाली उर्मिला जी के घर में सुबह सुबह शोर मचा हुआ था। उर्मिला जी की दोनों बहुएं आराम से अपने अपने कमरे में सोई हुई थी, और उर्मिला जी और उनके पति रमेश जी को अभी तक सुबह की चाय भी नसीब नहीं हुई थी। तभी उर्मिला जी ने एक जोरदार आवाज अपनी दोनों बहुओं को लगाई। कीर्ति, सुनिधि, कहाँ हो? कहाँ मर गई दोनों सुबह सुबह? सामने से कीर्ति और सुनिधि दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ? कोई चोर आ गया क्या घर में? अरे मम्मी जी, आप इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? भूकंप आ गया क्या? भूकंप नहीं आया, अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? सोए जा रही हो, अपने सास ससुर को एक कप चाय भी नहीं बना कर दे सकती। अरे मम्मी जी, आपको तो पता है ना, मुझे कल से बुखार है। सुबह भी इतना दर्द हो रहा था सर में कि बस उठा ही नहीं जा रहा था। और तुम्हारे पास क्या बहाना है सुनिधि बहू? बहाना नहीं है पापा जी, कल रात को 11 बजे तक रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। आप जानते हैं ना, कीर्ति की तबीयत खराब है, ऐसे में वो तो काम नहीं कर सकती। अब रात को 11 बजे से 12 बजे तक बर्तन साफ करने के बाद सुबह कोई जल्दी कैसे उठ सकता है? कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल, इतना घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। अरे मम्मी जी, कहने वाली क्या बात है? आपसे कितनी बार तो हम दोनों कह चुके हैं कि प्लीज घर में 2 बाई लगवा दीजिए, एक झाड़ू पोछे के लिए, एक घर की डस्टिंग और बर्तन साफ करने के लिए। अपनी सास से क्या बात कर रही है? मुझे बताओ क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं पापा जी, घर में इतने सारे लोग हैं, हम दोनों घर का काम पूरा नहीं कर पाते, इसलिए एक बाई लगवा दो ना। नहीं, इस घर में कोई काम वाली नहीं आएगी। आज तक नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी? चुप, एकदम चुप। आज मुझे सुबह की चाय नहीं मिली, कम से कम काम वाली बाई काम करके जाएगी। बहुएं सुबह जल्दी उठेंगी तो मुझे चाय तो मिलेगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा हूँ? क्या मतलब? आज के आज इस घर में 2 नौकर आदमी आ जाने चाहिए। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन सुबह मुझे चाय ना मिले ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू पापा जी, मुझे तो लगा था आप इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। हाँ पापा जी, आपको ना बड़ा वाला थैंक यू। आज के बाद हमें भी थोड़ा सा तो आराम मिलेगा। और इस तरह से उर्मिला जी के घर में चमेली नाम की नौकरानी काम करने के लिए रख ली जाती है। आज तो मैडम जी बताइए क्या क्या काम करना है? करना क्या है? घर की सफाई करो और जल्दी से निकलो। ठीक है, मुझे क्या, मैं बिना सफाई किए ही चली जाती हूँ। ठीक उसी वक्त कीर्ति और सुनिधि चमेली को इशारे से एक तरफ बुलाते हैं। क्या हुआ? मेरे को इशारा क्यों किया? आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? अरे चुप करना, हमें भी तुझे इशारे करने का कोई शौक नहीं है। बात ऐसी है कि हम तुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे। किस बात की? इशारे करने की? हे भगवान, इशारे करने के नहीं, एक्स्ट्रा काम करने के। लेकिन तुम दोनों की सास है ना, वो बोली कि सफाई करके निकल यहाँ से। उनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है,
वो सुबह 8 बजे सोकर उठती है और चाय पीकर सो जाती है और शाम को 4 बजे तक कीर्तन में लगी रहती है। तुम्हें बस घर का सारा काम करना है। ये भी ठीक है। सास बोलती है जल्दी जल्दी जाओ, बहू कहती है सारा काम करो। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिलेंगे ना। तो फिर ठीक है ना, हमारी सास को बताए बिना तुम घर का सारा काम करोगी। सारा मतलब सारा। अरे मुझे क्या, मैं तो अपने हाथ से तुम लोगों को खाना भी खिला दूं। मुझे तो बस पैसे चाहिए, पैसे। और इस तरह से कीर्ति और सुनिधि घर की काम वाली बाई को अलग से चुपचाप पैसे देने की बात करके उसे सारे काम के लिए तैयार कर लेती है। अगले दिन से चमेली घर का काम करना शुरू कर देती है। अरे कीर्ति, ये मेरे खाने के बर्तन उठाकर जरा सिंक में डाल दे। चमेली जरा सुनना मम्मी जी क्या कह रही हैं। हाँ डाल देती हूँ मैं बर्तन, भाभी को परेशान करने की क्या जरूरत है। उर्मिला बड़ी ही हैरानी से चमेली की तरफ देखती है। अगले दिन, ए सुनिधि, जरा गीजर का बटन चालू करके आना, मुझे नहाने जाना है। चमेली गीजर का बटन चालू करके आओ। अरे चमेली गीजर का बटन क्यों चालू करेगी? तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, जरा आराम कर रही थी। अरे अम्मा जी क्यों परेशान होती है, मैं करती हूँ ना गीजर का बटन चालू। अच्छा ठीक है। उर्मिला देखती है कि उसके घर की बहुओं ने खाना बनाना भी छोड़ दिया था। चमेली घर का खाना बनाती थी, सबके लिए खाना परोसती थी और घर का छोटे से छोटा काम भी करती थी। इस बात से उर्मिला बुरी तरह से परेशान हो जाती है। अरे ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में है? क्या मतलब, क्या चल रहा है? आप देखते नहीं, घर का सारा काम चमेली करती है। यहाँ तक कि बिस्तर पर रखा हुआ कंबल भी चमेली समेटती है। दोनों बहुएं तो कुछ नहीं करती। पता नहीं, नौकरानी रखने को तो मैंने ही कहा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि घर की बहुएं इतनी आलसी हो जाएंगी। ठीक उसी वक्त कीर्ति और सुनिधि दोनों ही उर्मिला के पास आते हैं। मम्मी जी, वो मैं और सुनिधि दोनों जिम ज्वाइन करना चाहते थे। करने भी चाहिए, तुम दोनों का वजन इतना बढ़ गया है, ऐसा लगता है पिछले 1 महीने में 6 महीने का खाना खा लिया हो। वही तो मम्मी जी, इसलिए हम दोनों ना आज से जिम जाना शुरू करेंगे। अरे जिम जाने से क्या होगा, घर के कामकाज करना शुरू कर दो, अपने आप चर्बी उतर जाएगी शरीर से। लेकिन सुनिधि और कीर्ति अपने ससुर की कोई बात नहीं सुनती और जिम जाकर वेट कम करने की कोशिश करती है। 2 महीने बीत जाते हैं। क्या हुआ सुनिधि और कीर्ति, इस तरह मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? क्या बताएं मम्मी जी, महीने के 4000 देते हैं जिम वाले को, लेकिन 400 ग्राम वजन भी नहीं घटा। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है, भाग भाग कर पैरों में दर्द हो गया, लेकिन वजन घटने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कल से तुम्हारा वजन अपने आप घट जाएगा। वो कैसे मम्मी जी? वो कैसे मम्मी जी? कल सुबह तुम्हें सब अपने आप पता चल जाएगा। अगली सुबह जब सुनिधि और कीर्ति सोकर उठती हैं, तो चमेली को आवाज देती है, लेकिन चमेली की आवाज नहीं सुनाई देती। चमेली, चमेली कहाँ हो, जल्दी से चाय बना कर लाओ। चमेली अपने ससुराल चली गई बेटा, और आज से ना इस घर का पोछा तुम दोनों को ही लगाना है। सुबह का पोछा सुनिधि लगाएगी और शाम का पोछा कीर्ति। लेकिन ऐसा क्यों? ताकि तुम दोनों का वजन घट जाए, बिना जिम जाए। लेकिन मम्मी जी, आपने चमेली को क्यों हटा दिया? क्योंकि जो काम महीने के 4000 रुपए नहीं कर पा रहे थे ना बेटा, वो काम घर के काम करने से हो जाएगा। और इस तरह से उर्मिला जी अपने घर से चमेली को हटा देती है और बहुओं को फिर से काम पर लगा देती है। देखते ही देखते सुनिधि और कीर्ति का वजन फिर से कम हो जाता है और वो पहले की तरह सुंदर दिखने लगती है। मम्मी जी, आपकी बात ना बिल्कुल सही थी, जो काम जिम से नहीं हुआ वो घर में झाड़ू पोछा लगाने से हो गया। देखो बेटा, हम नौकर तो रख सकते हैं, पर उन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इतना भी नहीं कि हम अपनी सेहत ही खराब कर ले और घर के छोटे मोटे काम भी ना कर पाए। सुनिधि और कीर्ति को अब अपनी सास और ससुर की बात समझ में आ गई थी। उन्होंने फिर से चमेली को काम पर तो रखा, लेकिन सिर्फ उतना ही काम उससे करवाया जितना जरूरी था, ताकि सेहत भी बनी रहे और घर का माहौल भी अच्छा रहे। सीता और उसकी बहू नेहा बहुत अंधविश्वासी थे। हर आए गए के बताए हुए टोटके को तुरंत आजमाते थे। एक दिन की बात है। अरे ओ नेहा, देख तो जरा, ये टीवी पर क्या बता रहे हैं। कोई जानवर आ गया है जो सबको मार रहा है। क्या कह रही हैं अम्मा जी? अरे जाने क्या बता रहे हैं। कोई विदेशी जीव है जो नाक मुंह जहां से जगह मिले घुस जाता है और आदमी खांस खांस के मर जाता है। हाय हाय माँ जी, ये तो बड़ी डरावनी बात है। हमें क्या, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं आता। ये तो बड़े शहरों के चोंचले हैं। शाम को सीता और नेहा चाय पी रहे हैं, तभी अनाउंसमेंट होती है।
पूरे गांव को सूचित किया जाता है कि कल से प्रधानमंत्री की आज्ञा से सब जगह कर्फ्यू है। अगले आदेश तक कोई अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये सब क्या हो रहा है माँ जी? कहीं ये वही कोरोना तो नहीं है? हाँ हाँ, वही है। इस कोरोना का तो रोज का रोना हो गया है। दिन भर टीवी पर भी वही दिखाते हैं। अब गांव में भोपू भी बजवा रहे हैं। अरे पर अगर घर से नहीं निकलने देंगे तो हम मंगलवार को झंडे वाले बाबा जी के पास कैसे जाएंगे माँ जी? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। इस बार बाबा जी ऐसी चटनी बताने वाले हैं जिसे खिला के हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। सच माँ जी? हाँ, मैंने तो सोच लिया है। उस कल मुही सरला को खिलाकर पूछ ही लूंगी आजकल उसके पास इतने गहने कहाँ से आ रहे हैं। हाँ माँ जी, मैं भी इन्हें खिलाकर इस घर के कागजात अपने नाम बनवा लूंगी। क्या कहा? हाय हाय, मैं सही बात बोल गई। मेरा मतलब है माँ जी, मैं इन्हें खिलाकर इनके दिल में घर बना लूंगी ताकि ये किसी और को कभी देखे भी नहीं। चल वो सब छोड़, अब इस कोरोना का क्या करें? अगली सुबह। अरे नेहा सुन, ये मेरे मोबाइल में मैसेज आया है कि अगर बुधवार दोपहर 1 बजे हम सब 15 मिनट के लिए धूप में खड़े रहेंगे तो ये कोरोना जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा माँ जी, फिर तो हम सब बुधवार को ये उपाय जरूर कर लेंगे। हाँ हाँ, मैं अपनी सहेलियों को भी मैसेज कर देती हूँ। बुधवार के दिन मोहल्ले की कई औरतें छत पर आ गई हैं। अरे सरला, तेरी बहू नहीं आई? वो कह रही है टाइमिंग हो जाएगी। क्या? ये क्या कोई नई बीमारी है? अरे नहीं माँ जी, इसे टैनिंग कहते हैं, मतलब रंग गहरा हो जाएगा। 10 मिनट बाद सब पसीना पसीना हो जाते हैं। हाय हाय माँ जी, मुझसे तो अब ये गर्मी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। थोड़ी देर की बात है, फिर ये दुष्ट कोरोना का चक्कर खत्म। और 2 मिनट बीतते हैं। हाय राम, बहू, इस कोरोना से पहले इस गर्मी से तो मर नहीं जाऊंगी ना मैं? नीचे चले क्या माँ जी? चल चुपके से, कोई देख ना ले। उधर सरला और बाकी औरतें भी छुप छुपा के अपने घरों में चली जाती हैं। अगले दिन पता है, सरला बता रही थी कि ये मुआ कोरोना 1 हाथ लंबा होता है, सांप जैसा, आधा लाल आधा नीला। बाप रे, हमारा उपाय भी पूरा नहीं हुआ। अब क्या करेंगी माँ जी? एक उपाय और है। वो क्या माँ जी? मेरे फोन में मैसेज आया है, अगर हम एकदम गरम गरम पानी से नहाए ना तो कोरोना छू भी नहीं पाएगा। बस? हाँ, ये कर लिया तो समझो कोरोना फोरोना गायब। फिर तो हम ये कल सुबह ही कर लेंगे माँ जी। इस बार मैं किसी और को नहीं बताने वाली। ये सरला कल जाने अपने आंगन में क्या टोटका कर रही थी, उसने हमें नहीं बताया तो हम क्यों से बताए हैं? हाँ हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं आप। पहले हम सास बहू अपनी जान बचा ले, फिर दूसरों की सोचेंगे। अगली सुबह। चलिए माँ जी, मैंने 2 बाल्टी पानी गर्म कर लिया है। सीता और नेहा एक एक मग्गा पानी लेकर जा कोरोना जा कोरोना जा कोरोना कहते हुए अपने ऊपर डालती हैं और दोनों गरम गरम पानी से छटपटा जाती है। हाय हाय, मैं तो जल गई। हे राम, कोरोना को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे चेहरे पे छाले हो गए। दोनों कमरे में बैठी हैं। जाने किस घड़ी में वो मनहूस मैसेज पढ़ लिया। अब जो हुआ सो जाने दीजिए ना माँ जी। आज ही मैंने इंटरनेट पर देखा है कि अगर करेले का रायता बनाकर चांद के नीचे बैठकर खाया जाए तो कोरोना क्या कोई बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, वैसे करेला तो होता भी फायदेमंद है। बस तो 200 ग्राम करेला एक बार में खाना है। मैं कल ही खरीद लूंगी और हम दोनों सास बहू कल रात ही खा लेंगे। इस उपाय को करने में तो जलने काटने का कोई डर भी नहीं है। वही तो माँ जी। अगली रात दोनों छत पर बैठी हैं। माँ जी, इस रायते को खाते समय रुकना नहीं है, एक ही बार में खत्म करना है इसे। अच्छा, इतना सारा करेला एक बार में? हाँ माँ जी, हो जाएगा। चलिए ना शुरू करते हैं। दोनों खाना शुरू करते हैं। मर गई, मर गई ने, इतना कड़वा। मुझे तो उल्टी आ रही है। दोनों को उल्टी हो जाती है। हाय राम, कोई उपाय काम नहीं आ रहा। माँ जी, लगता है सरकार ने जो कहा है वही करना ठीक है। हाँ बहू, 15 दिन घर में बैठना ये सब करने से कहीं ज्यादा आसान है। और शायद कारगर भी माँ जी।
शिक्षा, अंधविश्वासों के चक्कर में ना उलझें। हमें हर बात को जाने परखने के बाद ही उस पर विश्वास करना चाहिए। अरे बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, उस गुजरातन से शादी मत कर। अरे वो जिंदगी भर मुझे ढोकला खिलाएगी। क्या माँ, आप एक ही बात को रोज रोज दोहराती रहती हो? मेरा आखिरी फैसला है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुधा से और किसी से नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, एक दिन तू पछताएगा। कुछ दिनों के बाद मोहन सुधा से शादी कर लेता है। फिर एक दिन, अरे बस कर बहू, रोज रोज ढोकला खिला रही है, तंग आ गई हूं मैं। आज से इस घर में ढोकला नहीं बनेगा। अरे माँ जी, आप चिंता मत करिए, आज ना मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बना रही है, जरा मैं भी तो जानूं। माँ जी, आज ना मैं जलेबी और फाफड़ा बना रही हूँ। हे भगवान, फिर वही मीठा। अरे नालायक, तेरे पिताजी के यहाँ शक्कर बनाने का कारखाना है क्या? है? क्या मतलब माँ जी? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम गुजरातियों को शक्कर मुफ्त में मिलती है क्या? तुम लोग इतना मीठा क्यों खाते हो? अरे बहू, हम पंजाबी हैं, मुझे तीखा मिर्च मसाला खाने की आदत है। तेरा फीका और मीठा खाना खा खा के मैं तो वक्त से पहले ही मर जाऊंगी। गायत्री उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। एक दिन सुधा बाजार से खरीदारी करके घर लौटती है। बहू, ले आई सारा सामान? जी माँ जी। गायत्री सामान का बिल देखती है। अरे ये क्या, तू इतना महंगा सामान लाई है? अरे बहू, दुकान वाले तुझे भोली भाली देख ठग लेते हैं। लेकिन माँ जी, अब मैं किसी से झगड़ा तो नहीं कर सकती न। अरे झगड़ा करने के लिए कौन कह रहा है? कम से कम मोल भाव तो कर लिया कर। अरे इतनी सीधी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? जाने दे, तुझे समझाकर कोई फायदा नहीं। इस तरह गायत्री देवी बात बात पर अपनी बहू से परेशान हो जाती थी। एक दिन गायत्री के कुछ रिश्तेदार आते हैं। गायत्री रात के खाने में अपनी बहू से पनीर की सब्जी बनवाती हैं। अरे ये कैसी सब्जी है, इसमें तो नमक की जगह शक्कर डाला हुआ है। ये सुनते ही गायत्री अपना सर पकड़कर बैठ जाती हैं। हो गया सत्यानाश, मेरी बहू ने अपना कमाल दिखा ही दिया। बुआ जी, ये सब्जी तो बहुत मीठी है, इसे कौन खाएगा? आपको तो रोज यही खाना खाना पड़ता होगा। बुआ जी, मेरी समझ में नहीं आता कि आप जिंदा कैसे हो। तू सही कह रहा है, हम यहाँ मंदिर का प्रसाद खाने आए हैं। चलो छोड़ो, अब तो पेट भर खाना खाने के लिए हमें बिल्लू के ढाबे जाना पड़ेगा। चलो गाड़ी निकालो। ये सब देख गायत्री को बड़ा बुरा लगता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अरे भैया, ऐसी भी क्या नाराजगी, आप अपनी इकलौती बहन के घर राखी बंधवाने भी नहीं आ सकते। तभी गायत्री के भाई साहब गुस्से से फोन काट देते हैं। गायत्री ये देख बहुत दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। देखते ही देखते रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। गायत्री झूठी आस लगाए और पूजा की थाली सजाए बैठी अपने भाई का इंतजार कर रही होती हैं। अरे माँ, तुम हर साल मामा जी का इसी तरह इंतजार करती हो, लेकिन मामा जी कभी नहीं आते। अरे बेटा, वो मेरा इकलौता भाई है, वो चाहे आए या ना आए, लेकिन मैं तो बहन होने का फर्ज निभाऊंगी ही। तभी दरवाजे पर गायत्री को कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अरे गायत्री, मेरी बहन, कहाँ है तू? अपने भाई की आवाज सुनकर गायत्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दौड़ी चली आती है। अरे भैया, आप अरे गायत्री, मुझे माफ कर दे। आज तक मैं झूठे घमंड में जी रहा था, लेकिन कल तेरी बहू सुधा मेरे घर मुझसे मिलने आई और इसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी छोटी है और हमारे रिश्ते कितने अनमोल। चल, अब जल्दी से राखी बांध। हाँ भैया। इस तरह गायत्री की बहू ने अपनी मीठी जुबान से
एक दिन में वो कर दिखाया जो गायत्री कई सालों से नहीं कर पा रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, आज तेरी वजह से मेरा भाई मुझे वापस मिला है। सच में आज तेरे इसी मीठे स्वभाव ने मेरी जिंदगी में खुशियां ला दी। मेरे बेटे ने तुझे मेरी बहू बनाकर बहुत अक्लमंदी वाला काम किया है। आप भी ना माँ जी, आखिर आपका बेटा है किसका बेटा? अरे बड़ी नटखट है तू।